गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर अपन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर गौशाला और गाय की सफाई यानी जो पशुपालक है वो जो दूध उत्पादन के लिए गाय भैंसें रखी हुई हैं उनकी सफाई कैसे करनी है या उनसे रोग से बचने के लिए क्या क्या करना होगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और जो गौशाला या जो पशुपालक कोई डेयरी फार्म कर रखा है तो उसकी सफाई किस प्रकार से करनी है उसके बारे में देखते हैं। तो स्वच्छ दूध उत्पादन एवं स्वच्छ पशु रखने के लिए अन्य प्रमुख बातों के साथ साथ गौशाला भवनों की सफाई अथवा स्वच्छता पर ध्यान देते रहना भी प्रमुख कार्य है। फार्म पर जब गाय अथवा भैंसों से बच्चे पैदा होते हैं तो उनके रोग निरोधक शक्ति कम होती है। यदि रोग निरोधक क्षमता यानी वो प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो उस समय कम होती है। यदि उन्हें साफ स्वच्छ उपयुक्त ग्रहों में न रखा जाए तो 2 माह की आयु तक लगभग आधे बच्चे मर जाते हैं। यानी जो इनकी मृत्यु दर होती है बच्चों की वो सबसे ज़्यादा होती है। किस समय होती है? जब उनका जन्म होता है उस समय, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती नहीं है। तो इस कारण क्या होता है, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है और रोगों से वो जल्दी से संक्रमित हो जाते हैं। यदि फार्म पर उन्हें अच्छे ग्रहों में रखा जाए, अच्छे वातावरण में पालन पोषण किया जाए तो मृत्यु दर को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। यानी उनको साफ जगह पर रखा जाए, यानी रोग मुक्त या जो साफ सफाई की हुई है, जीवाणु रहित किया हुआ है, या तो उस स्थान पर अगर अपन रखेंगे तो उनकी मृत्यु दर वो क्या है, कम हो जाएगी। गौशाला में उत्पादन होने वाला प्रथम भोजन पदार्थ क्या होता है? दूध। तो जिस प्रकार नवजात शिशुओं, बच्चों एवं बूढ़ों के लिए दूध भोजन का आवश्यक भाग है तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए भी बहुमूल्य पदार्थ है, उसी प्रकार जीवाणुओं के लिए भी उत्तम भोजन पदार्थ है। शीघ्र ही वृद्धि करने लगते हैं, यानी जो दूध है वो प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए और बच्चों बूढ़ों के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही जीवाणुओं के लिए भी आवश्यक होता है और उत्तम भोजन पदार्थ भी होता है। यानी जहाँ पर दूध के अवशेष मिलेंगे वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। शीघ्र ही वृद्धि करने लगते हैं, यानी जहाँ पर ये अवशेष मिलते हैं वहाँ पर ही इनकी जीवाणुओं की संख्या में क्या होती है? तीव्र गति से वृद्धि होती है। अच्छे गुणों वाले दूध एवं दूध पदार्थों के उत्पादन के लिए यह अति आवश्यक है कि गौशाला में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाए। यानी जो जहाँ पर डेयरी फार्म है या जो गौशाला है उसमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जब स्वच्छता यानी सफाई अधिक होगी तो वहाँ पे दूध उत्पादन भी अच्छा होगा, रोग मुक्त दूध उत्पादन होगा, कोई भी पशु रोगी नहीं होगा और इससे व्यय जो होता है वो भी कम होता है, क्योंकि रोगों में और इलाज में जो पैसा खर्च होता है उसकी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। पशु स्वस्थ एवं साफ सुथरे होंगे तो पशुओं को दिया जाने वाला चारा, स्थान, चारागाह आदि सभी ठीक होंगे। यानी साफ सुथरे नहीं होंगे तो क्या होगा? चारा दाना वो भी सड़ा गला इस प्रकार का होगा, क्योंकि सफाई समय समय पर अगर अपन नहीं करते हैं तो रोग फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्यों द्वारा भी फैलते हैं और पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी फैलते हैं। तो इस प्रकार जो गौवाला होता है वो रोग मुक्त होना चाहिए और पशुओं के संपर्क में आने के बाद, दूसरे स्वच्छ पशुओं के संपर्क में आने से पहले वो वहाँ की सफाई पूर्ण रूप से कर ले, यानी वे किसी रोग के जीवाणु न रखते हो, वहाँ पे कोई जीवाणु उपस्थित न होना चाहिए। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही आवश्यक है कि गौशाला भवनों की स्वच्छता एवं सफाई का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अब गौशाला पर पूर्ण आरोग्यता एवं स्वच्छता स्थापित करने के लिए यदि यह अति आवश्यक है कि दूध एवं दूध पदार्थों के उत्पादन में काम आने वाले आवश्यक यंत्र, भवन, पशु, भूमि एवं संलग्न व्यक्ति पूर्णतः रूप में रोग से, जीवाणुओं से मुक्त हो। यानी संलग्न व्यक्ति कौन हो गया? जो श्रमिक रखा हुआ है, पशुपालक है, वो संलग्न व्यक्ति हो गया। उसके बाद आता है रोग के जीवाणुओं को नष्ट करना या उनकी वृद्धि एवं क्रियाशीलता को तभी समाप्त किया जा सकता है जबकि संबंधित सभी मदों पर पूर्ण रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। मदों यानी सभी चीज़ों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। यहाँ पर केवल गौशाला भवनों की स्वच्छता को बनाए रखने की विधियों का वर्णन किया गया है। गौशाला पर आरोग्यता को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार से सफाई या संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। पहला कौन सा हो गया? नियमित प्रतिदिन सफाई हो गया, फिर सामयिक सफाई ओकेजनली हो गया, और एक होता है आकस्मिक। तो नियमित के अंदर क्या होता है? डेली रूप यानी दिन प्रतिदिन
सफाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, जैसे दूध निकालने के बर्तन हैं या गोबर है, मूत्र है, उनकी सफाई नियमित रूप से करते हैं। सामूहिक रूप से यानी ओकेजनली, कभी कभार करते हैं। जैसे उनकी नांद है, उनमें कचरा पड़ा है तो उनको 24 या 48 घंटे के अंदर साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा समय होने पर उनमें फंगस या बैक्टीरिया फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। आकस्मिक सफाई के अंदर, एक्सीडेंटल में अंदर, क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कोई गाय ब्याई है या उसके जो तरल पदार्थ फैल गया है उनमें, या जो नया बच्चा जन्म लिया है उसके जो प्लेसेंटा या जो भी है तरल पदार्थ चिपके हुए होती है, उनमें क्या होता है, रोग फैलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो उनको जब गाय ब्याती है तो वहाँ पे जो सफाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक सफाई बोलते हैं। नियमित प्रतिदिन सफाई एंड डेली क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, पशुशालाओं की सफाई। तो उसमें पशुशाला से गोबर मूत्र साफ करना। तो रिमूवल ऑफ डंग यूरिन फ्रॉम कैटल शेड, जहाँ बड़े तथा छोटे पशु बांधे जाते हैं वहाँ पर से मलमूत्र विसर्जित जो करते हैं, उसे त्यागते हैं, तो उनकी सफाई समय समय पर करते हैं। गोबर को उठा दिया जाता है और मूत्र की नालियों के द्वारा, पानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आता है खोर से बेकार चारा निकालना। खोर यानी नांद, मेंजर। तो इसमें क्या होता है, पशु अच्छी खोर में चारा खाने के बाद कुछ मोटा चारा छोड़ देते हैं, यानी जैसे डंठल है या जड़ है या कोई मोटा टुकड़ा है चारे का, तो उसको क्या कहते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो 24 घंटे में एक बार इस चारे को निकाल कर खोर को साफ कर देना चाहिए, वह फिर ताज़ा चारा डालना चाहिए। कई दिनों का इकट्ठा शेष चारा पशु के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह की क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, और वो खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का कार्य भी करता है। फिर उसके बाद आता है पशुशाला की दीवारों से गोबर धूल साफ करना है। दीवारों नहीं है, दीवारों से। रिमूवल ऑफ डंग एंड अदर डर्टी मटेरियल फ्रॉम द वॉल ऑफ शेड। वॉल यानी दीवार, तो यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है। पशु ग्रहों में पशु प्राय अपनी पूंछ से दीवारों को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। यानी जैसे गोबर या मूत्र करते हैं तो वो उनके छिंटे क्या हो जाते हैं, दीवार पे चिपक जाते हैं, तो उनको भी समय समय पर सफाई करना चाहिए, और जो धूल मिट्टी चिपकी हुई है उनको हटा देना चाहिए। फिर आता है फर्श की धुलाई यानी वॉशिंग ऑफ शेड। पशुगृह में फर्श के बीच का जो रास्ता होता है उसमें क्या करते हैं अपन, नाली बनी होती है, जैसे मूत्र की नालियाँ बनी होती है, तो गोबर हटाकर उनको सफाई करते हैं। तो वो मूत्र व गोबर के अवशेष जो होते हैं उनको क्या करते हैं, समय समय पर बाहर निकाल देते हैं, अच्छी प्रकार झाड़कर साफ कर देना चाहिए। फिर उसके बाद सप्ताह में कम से कम एक बार, और यदि पानी की सुविधा अधिक हो तो नित्य प्रति फर्श को धोना चाहिए। कभी कभी फिनाइल का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी सप्ताह के अंदर एक बार फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए, या सप्ताह के अंदर 2 बार भी अपन फिनाइल का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, जीवाणु रहित हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है गौशाला भवनों की सफाई। तो गौशाला भवनों में आने वाले भवन दूध निकालने वाले गृह यानी मिल्किंग रूम है, मिल्क रिसीविंग एंड स्टोरेज रूम है, तो उनको क्या करते हैं, या दूध बनाने वाले जो पदार्थ हैं, दही बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो उन ग्रहों की प्रयोगशाला आदि है, उनकी सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। इन सभी विभिन्न ग्रहों की सफाई के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है, यानी सर्वप्रथम फर्श से धूल मिट्टी आदि को साफ कर देना चाहिए। इसके बाद साबुन युक्त पानी या डेयरी अपक्षालक यानी डेयरी डिटर्जेंट, जिन्हें अपन सर्फ वगैरह बोलते हैं, उनके द्वारा गर्म पानी में घोलकर फर्श को साफ किया जाता है। फर्श को जीवांश पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर को साफ कर देते हैं। यदि संभव हो तो पानी दबाने से अंडर प्रेशर डाला जाए, क्योंकि हाथ से रगड़कर फर्श साफ करना कठिन होता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रेशर मशीनें आती है जो, या मोटर आती है, उनके द्वारा क्या करते हैं, प्रेशर के साथ अपन पानी छोड़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक सफाई हो जाती है। क्योंकि रगड़ने में तो समय भी अधिक लगेगा और इतना कार्य करना भी कठिन होता है। तो इसके लिए स्टेम जेनी टाइप वेप्योर सफरे यूनिटी यानी जो सर्विस स्टेशनों पर जो मशीनें लगी होती है उनका प्रयोग किया जाता है। इस मशीन से पानी 100 पाउंड दबाव पर निकलता है, यानी अधिक प्रेशर से निकलता है, और प्रेशर से जब उसके ऊपर सफाई करेंगे तो वो उसमें हाथ से धोने की या ब्रश से धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद यदि संभव हो तो उपयुक्त मात्रा में जीवाणुनाशक पदार्थ गर्म पानी में मिलाकर डालना चाहिए। जीवाणुनाशक मतलब फिनाइल है या कोई और डिटर्जेंट पाउडर है, उनका उपयोग कर अपने जीवाणुनाशक का कार्य भी करते हैं।
कुछ समय के लिए, यानी जो जीवाणुनाशक अपन प्रयोग कर रहे हैं उसको कुछ समय के लिए फर्श पर रहने देना चाहिए। इसके बाद साफ़ पानी से धुलाई कर दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, कुछ समय तक रहेंगे तो जीवाणु हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है सामयिक सफाई यानी ओकेजनल क्लीनिंग। तो वर्ष में 1 या 2 बार पशुगृहों को पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए। जहाँ पर धूल मिट्टी मकड़ी के जाले चारे के टुकड़े या अन्य पदार्थ दिखाई दे तो उनको झाड़कर साफ कर देना चाहिए। इसके बाद सफेदी कर देनी चाहिए। अधिक समय तक क्रिया शक्ति बने रहने के लिए सफेदी में तूतिया मिला देना चाहिए, यानी ये कोई कलर होता है उसका प्रयोग करते हैं अपन। फिर आता है गौशाला भवनों में शीलन रोकने के लिए फर्श में लगभग 1 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर रोगन या डिस्टेम्पर कर देना चाहिए, यानी जो वाटरप्रूफ कलर होता है उनका प्रयोग किया जाता है। तो उनसे क्या हो जाए, नमी दीवारों के अंदर नहीं जाती है। दीवारों में फर्श में तड़कन चटकन हो तो यानी जैसे दरारें हो तो उनको तुरंत ठीक कर देना चाहिए। फर्श सदैव स्वच्छ एवं चमकीला बना रहना चाहिए। ये पशुपालन जो या गौशाला है उसमें ये सफाइयाँ इतनी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, स्वच्छ दूध उत्पादन होगा और रोग बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी, क्योंकि अधिक गंदा होगा तो उसमें रोग फैलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और रोगों के जो बैक्टीरिया है उनके पनपने के लिए भी एक आवश्यक आधार प्रदान हो जाता है। इस कारण समय समय पर सफाई करनी चाहिए। आकस्मिक सफाई और एक्सीडेंटल क्लीनिंग किसे कहते हैं, पशुशाला में जब भी अचानक किसी पशु की मृत्यु हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या करते हैं, उस स्थान पर पशुशाला को तुरंत जीवाणु रहित किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम वहाँ पर पड़े अवशेषों को हटाकर जला देना चाहिए। यदि कच्चा फर्श हो तो लगभग 3 से 4 इंच मिट्टी हटाकर उसे अच्छी मिट्टी डालकर ऊपर चूना डाला जाए। पक्के फर्श को अच्छी प्रकार से फिनाइल से साफ किया जाए और संभव हो तो संपूर्ण पशुगृह की पुताई कलई से कर दी जाए। पानी पीने के कुंड तथा दाने के कुंड की सफाई यानी क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड कंसंट्रेट थ्रो यानी उनकी सफाई करना। फार्म पर पशु के पानी पीने के लिए कुंड होता है तथा दाना विशेषकर खल भिगोने के लिए भी कुंड होता है। इन्हें भी माह में कम से कम 1 बार अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। और जितना ज़्यादा साफ़ रखेंगे उससे रोग फैलने की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और साफ में ही उस जो खल भिगोने का जो कुंड होता है उनमें बदबू भी नहीं आएगी। पानी के कुंड में प्राय काई लग जाती है, यानी जिसे अपन क्या करते हैं जलकुंभी बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, काई होती है। तो उसे खुरच कर साफ करके बाद में पानी में लाल दवा डाल देनी चाहिए। पशुगृह या गौशाला भवनों में स्वच्छता को स्थापित करने के प्रयोग में आने वाले पानी का विशेष महत्व है। डेयरी फार्म पर स्वच्छ पानी का अधिकता से प्राप्त होना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको क्या करते हैं, पशुगृह जहाँ पर रख रहे हैं पशुओं को, गौशाला भवनों में रख रहे हैं, तो वहाँ पर स्वच्छ पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पीने के लिए, नहलाने के लिए और साफ़ सफाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग आने वाले पानी के निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, जो अपन पानी यूज में ले रहे हैं उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सफाई में प्रयोग करने वाले पानी के गुण, तो यह जीवाणु रहित होना चाहिए, अन्यथा अशुद्ध पानी द्वारा अनेक रोग के जीवाणु दुग्ध व दुग्ध पदार्थ खराब हो जाते हैं। पानी साफ तथा रंगहीन होना चाहिए, यानी जो स्वच्छ पानी होगा वो रंगहीन होगा, यानी उसमें कोई रंग नहीं होगा और उनमें सड़ने से गंध उत्पन्न होती है या पानी अन्य चीज़ों के कण न होने तथा सफाई में बाधा पैदा करता है। जैसे अलग कोई, जैसे पड़ा पड़ा पानी काला हो गया है या मटमेला हो गया है, तो उस प्रकार का पानी नहीं होना चाहिए और पानी में कोई गंध न होनी चाहिए। पानी में कोई गंध न हो यानी इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑडर, यानी गंधलेस होना चाहिए। पानी में जीवाणु पदार्थ मिले होने पर उनके सड़ने से गंध उत्पन्न होती है, जो सफाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी जिसमें पहले से ही गंध आ रही है तो उससे सफाई क्या हो सकती है। फिर उसके बाद आता है पानी मृदुल हो, यानी इट मस्ट बी सॉफ्ट, यानी कठोर पानी नहीं होना चाहिए। यदि यह कठोर है तो रासायनिक पदार्थों को मिलाने पर पूर्ण घोल नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है गाय की सफाई यानी क्लीनिंग ऑफ काऊ। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जहाँ अन्य बातों का महत्व है, वहाँ गाय का स्वच्छ होना सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य है। यानी स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए
अपन को उनके समय समय पर सफाई करनी चाहिए। जैसे अन्न है, थन है, पेट है, दुम आदि, मिट्टी, गोबर या जो टूटे हुए बाल हैं उनको, या बिछावन है उनके कण को क्या कर देते हैं, साफ कर देना चाहिए। तो वे क्या करते हैं, दूध में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनसे क्या हो जाता है, दूध की जो साफ दूध उत्पादन है वो नहीं हो पाता है। इसके लिए दूध निकालने से पूर्व गाय की सफाई करना आवश्यक होता है। पशु के दोहन से पहले उसके शरीर को खुरेरा यानी ग्रूमिंग करना, जिसे अपन जो ब्रुश आते हैं बहुत टाइप के, उनका प्रयोग कर अपन उनकी सफाई कर सकते हैं, जिससे उनके शरीर पर लगे गोबर, मिट्टी, बाल आदि साफ कर दिए जाते हैं। और पशु की सफाई कम से कम दोहन के आधा घंटे पहले करनी चाहिए, यानी आधा घंटे पहले अपन को सफाई कर लेनी चाहिए। जो पशु घर पर बंधे होते हैं उनमें खुरेरा करना अति आवश्यक है, यानी क्योंकि वो एक स्थान पर बंधे रहते हैं, तो कीचड़, गोबर और मूत्र के अंदर वो क्या करते हैं, जहाँ पर उनको बैठने की जहाँ भी स्थान मिलता है वो बैठ जाती हैं, और गोबर मिट्टी है वो चिपक जाती है। क्योंकि खुले जो पशु होते हैं वो अगर खुले में बैठेंगे तो वो इस प्रकार की गंदगी के अंदर नहीं बैठेंगे। इसके लिए निम्नलिखित लाभ है, यानी खुरेरा करने के क्या लाभ है। तो पशु में सामान्य सफाई, त्वचा रोगों से बचाव, बाह्य परजीवियों से मुक्ति। फिर पशु की सफाई, त्वचा रोगों से बचाव और बाह्य परजीवियों से मुक्ति। रक्त परिवहन में उद्दीपन, यानी जो रक्त संचार है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। फिर उसके बाद उपापचय क्रिया में उत्पादन, अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन और स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायक होता है। खुरेरा क्यों करना चाहिए, तो इनकी ये क्या हो गए, ये इनके लाभ हो गए। फिर दूध निकालने से पूर्व गाय के ऐन व थनों को साफ पानी से अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। फिर एक साफ या सूखे कपड़े से इन्हें पोंछना चाहिए, क्योंकि जब अपन थनों को धोते हैं तो उनसे क्या होता है, वो पानी है वो दूध के अंदर टपकता रहता है, तो उसमें क्या होता है, वो गंदा जो पानी होता है या शरीर से धुला हुआ जो पानी होगा वो क्या होगा, दूध को, शुद्धता को खराब कर देगा। तो इससे पहले क्या करते हैं, अपन साफ कपड़े से पोंछ लेते हैं। और पशु का दूध कभी भी ऐन एवं थनों के गिल्ले होने पर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि यह पानी दूध में गिरकर दूषित करता है। दूध निकालने से पहले भैंस को यदि नहला दिया जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि यह पशु कीचड़ में बैठकर संपूर्ण शरीर को गंदा कर लेती है। फिर उसके बाद आता है दोहन के लिए पशु की तैयारी, यानी अल्प समय में स्वच्छ व अधिकाधिक दूध प्राप्त करने के लिए पशु को दोहन के लिए सहमत करना भी एक कार्य कुशलता है, यानी उसे दूध देने की कंडीशन में लाना। ऐन से दूध निकालना ऑक्सीटोसिन द्वारा प्रभावित होता है, यानी जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसे वो रिलीज होता है, तब भी जाकर जो थनों में दूध उतरने की या जो नाड़ियों के अंदर जो दूध उतरने की जो शक्ति होती है, तो वो किसके कारण होती है, वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, जो क्या कहता है, दुग्ध स्राव का कार्य करता है। इस क्रिया का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। यहाँ पर केवल उन अवस्थाओं का वर्णन किया गया है जिसके परिणाम गाय को दुग्ध विसर्जन के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह न्याय सर्ग पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी जो पीयूष ग्रंथि होती है माइंड के अंदर उनके द्वारा होता है। तो बाह्य उत्तेजना से यह प्रभावित होता है, यानी पशु को यह उत्तेजना दोहन का समय होना, बच्चे का देखना, बच्चे का आदर एवं उष्ण मुंह द्वारा थनों को चूसना आदि से मिलता है। यानी जब बच्चे को अपन छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, पीयूष ग्रंथि क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण करती है, और उस ऑक्सीटोसिन के कारण क्या होता है, दुग्ध स्राव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अनेक पशुपालकों में अधिक दूध देने वाली गाय तो केवल समीप की गाय के दूने बर्तनों की आवाज़ की संवेदना से भी प्रभावित होकर दूध का उत्सर्जन करती है। यानी आपने घर में देखा होगा कि जब भी दूध निकालने के लिए माता जी जाते हैं या बर्तनों की जो आवाज़ होती है तो उनसे द्वारा वो या तो रंभाना बोलना शुरू कर देती है, तो उससे क्या होता है, दूध उत्सर्जन में को वो चीज़ें क्या करती है, प्रभावित करती है, यानी दूध उतारने के लिए भी सहायकता के रूप में कार्य करती है। अर्थात होता ही उनके थनों में दूध की धार निकलने लगती है। इससे बच्चों का थनों से दूध चूसना इस उत्तेजना को पैदा करने का एक प्राकृतिक साधन है, यानी यह एक प्राकृतिक साधन है। जब अपन बच्चे को छोड़ते हैं, जब वह थनों को चूसता है तो उस कंडीशन के अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रिलीज होता है। और इसमें ये तो होगी प्राकृतिक विधि। कृत्रिम विधि के अंदर क्या करते हैं, अपन गर्म पानी से अगर थनों को धोएंगे तो उससे भी उत्तेजना पैदा होती है। तो जहाँ पर गायों को गाय के नीचे चूसने की अनुमति नहीं है, यानी जो बच्चों को चूसने की अनुमति नहीं है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों का पोषण क्या करते हैं, विनिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं।
या गाय का बच्चा मर जाता है तो उस समय गाय के थनों को इनको गर्म पानी से धोकर उत्तेजना पैदा करते हैं। कुछ समय गाय स्वतः ही इस क्रिया के लिए बाध्य हो जाती है, यानी रेगुलर जब सिस्टम के अंदर रहता है तो वह अपने आप उस कंडीशन में आ जाती है। पशु से अधिक मात्रा में एक एवं अधिक पोषक तत्व युक्त दूध प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दोहन के समय पशुशाला या समीप के वातावरण में किसी भी प्रकार की असाधारण दशा उपस्थित नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या करते हैं, जैसे पशु को मारना पीटना नहीं चाहिए, अचानक भड़क जाना, यानी जब किसी अचानक कोई शोर शराबा होता है तो उससे भी यह दूध उत्पादन में बाधा या दूध दोहन में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इस अवस्थाओं में पशु को पौषाने अर्थात दूध देने के लिए तैयार करने के लिए बाधक सिद्ध होते हैं। यानी उनका जो पीयूष ग्रंथि है वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, शोर शराबे से पशु क्या हो जाता है, अचानक भड़क जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज नहीं होता है और पौषने की जो प्रक्रिया है वो बाध्य हो जाती है। तो प्रमुख रोगाणुनाशक पदार्थ कौन से हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडा है, फिनोल है, साउन है, लाल दवा है, फॉर्मेलिन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर है, सल्फर है और चूने का घोल है। इनका प्रयोग क्या करते हैं, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। अगली विधियाँ जो आएगी उसमें अगला जो चैप्टर है उसमें क्या होगा, दुग्ध दोहन की विधियाँ हैं, उनके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ मिल्किंग, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये अपन ने आज पशुशाला की सफाई के बारे में और गाय की सफाई के बारे में अध्ययन किया था। धन्यवाद।